Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Hassan Shafiq, and we will be continuing the second lecture regarding online classes for class 12 biology. So we will start the lecture with the transport of gases and in today's lecture we will be talking how oxygen and carbon dioxide is transported through blood in living systems, particularly humans. ओके द मेजर मीडियम जो बेसिकली ब्लड होता है वो बेसिक मीडियम है ट्रांसपोर्ट का, ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स के लिए बल्कि और वेस्ट के लिए बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए भी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट की जाती है। 97% जो ऑक्सीजन है वो रेड ब्लड सेल्स के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जबकि सिर्फ 3% जो है वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व होती है। प्लाज्मा इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड केमिकली इट इज़ 90% वाटर। जब लंग्स के अंदर इन्हेलेशन के दौरान ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है एक रिवर्सिबल रिएक्शन में, जो कि लंग्स के एल्वेओलाई में होती है। और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को बाइंड कराने वाला जो एंजाइम है दैट इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। मैं आपको बताता चलूँ कि एक जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर सकता है, जैसा कि आपको इस इक्वेशन में जो कि पेज नंबर 13 में सेकंड लाइन में आपकी बुक के नज़र भी आ रहा है। हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन विच इज़ रिटन एज Hb4O2, या अगर हम इसको एटॉमिक फॉर्म में लिखें तो ऑक्सीजन के चूँकि 8 एटम्स हैं इसको आप HBO8 भी कह सकते हैं। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड करने की जो एबिलिटी है ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कहलाती है। ठीक है, तो ये तो बड़ा सिंपल सा था टॉपिक कि ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होती है ब्लड के साथ। 97% ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में एंड 3% इट इज़ ओनली डिजॉल्व एज प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटिवली जो है वो 3 डिफरेंट फॉर्म्स में बाइंड होती है, ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के अंदर। सबसे जो मेजर कंट्रीब्यूटर है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ एज बाइकार्बोनेट आयंस। 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयंस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ब्लड से डिफ्यूज़ होता है और रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर होता है, जहाँ पे सारे टिश्यूज़ के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन देता है एक ब्लड सेल टिश्यू को, तो वो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन चूँकि उस वक्त ज़्यादा होती है, तो जो ही ये ऑक्सीजन रिलीज़ करता है हीमोग्लोबिन वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर जाता है। ठीक है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है स्लाइड में, द रिएक्शन कैन बी रिटन एज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू it is catalyzed by the same enzyme carbonic anhydrase and forms carbonic acid H2CO3। कार्बोनिक एसिड जो है ना ये एक वीक एसिड है, बट नेवरदलेस इट इज स्टिल एन एसिड एंड ये डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आइंस और कार्बोनेट आइंस जो है वो देगा। ब्लड के अंदर हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना ब्लड की एसिडिटी को इंक्रीज़ करने की वजह बन सकता है, ब्लड की पीएच को डिक्रीज़ करने की वजह बन सकता है, लेकिन ये होता नहीं है। ठीक है, आप जान सकते हैं कि इसके इफ़ेक्ट्स कितने डेंजरस होंगे हमारे अंदर अगर ये हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज़ हो जाए तो ब्लड की पीएच ऑब्वियसली डिक्रीज़ होगी एंड वी कैन डाई राइट अवे। बट द हीमोग्लोबिन जो है जो होता है ब्लड के अंदर दैट बफर्स दिस हाइड्रोजन फॉर्म। दिस हाइड्रोजन आयन रेडली एसोसिएट्स विद ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कि ऑलरेडी बन गया था एंड फॉर्म्स हीमोग्लोबिनिक एसिड विद रिलीजिंग ऑक्सीजन। तो जैसा कि आपको स्लाइड के अंदर सेकंड इक्वेशन में नज़र भी आ रहा है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन आयंस के साथ बाइंड करके हीमोग्लोबिनिक एसिड और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करती है टिश्यू के अंदर।
फ्रॉम इनसाइड ऑफ द इरेथ्रोसाइट्स ब्लड सेल्स को आप इरेथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स को इरेथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। नेगेटिवली चार्ज जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो डिफ्यूज़ करते हैं प्लाज्मा में, और ये जो ब्लड सेल्स से बाहर आना, ये जो कार्बन बाइकार्बोनेट आयंस का बाहर आना है ना, दैट इज़ बैलेंस्ड बाय द डिफ्यूजन ऑफ द क्लोराइड आयंस मूविंग इन। तो हर क्लोराइड बाइकार्बोनेट जो कि नेगेटिवली चार्ज है जो बाहर आता है, ठीक है, टिश्यू से ब्लड से बाहर आके प्लाज्मा में आता है, that has to be balanced by something negative, and that is maintained by a chloride ion gradient which moves into the red blood cell। ठीक है, ये जो बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन की ऑपोजिट मूवमेंट है, दैट बैलेंसेस द आयंस ऑन ईदर साइड, और ये जो मूवमेंट है दैट इज़ कॉल्ड द क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर फिनोमिना। मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नई है। बाइकार्बोनेट आयन, जैसा कि मैंने बताया कि किस तरह बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस बनेंगे। ये बाइकार्बोनेट आयंस जो है ना, ये ब्लड सेल के अंदर नहीं रहेंगे बल्कि ब्लड से बाहर प्लाज्मा में आएंगे, एंड दैट इज़ थ्रू स्पेशल बाइकार्बोनेट पम्प्स, प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स। ओके, तो ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये ब्लड सेल से प्लाज्मा में, और इनकी नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयंस जो हैं वो प्लाज्मा से ब्लड सेल के अंदर आएंगे। ये क्लोराइड आयंस इस मूवमेंट को, इस रेसिप्रोकल मूवमेंट को, एंटागनिस्टिक मूवमेंट को क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर्स फिनोमेना भी कहा जाता है। ये क्लोराइड आयन स्टूडेंट्स जो अंदर आएंगे आरबीसी के, ये पोटेशियम के साथ बाइंड करके पोटेशियम क्लोराइड, और जो बाइकार्बोनेट ब्लड से निकल के प्लाज्मा में डिफ्यूज़ हो रहा है, दैट विल कंबाइन विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट। ये ब्लड पीएच जो है ना, ये 7.4 में तक मेंटेन रहती है, और ब्लड जो है ना वो ओवरऑल अपनी पीएच को एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन करता है, जो कि इसकी अपनी फंक्शनिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। राइट, आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस। मूविंग ऑन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ब्लड के ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन, वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड कर सकती है और ऑक्सीजन को भी बाइंड कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि किसकी कंसनट्रेशन उस वक्त ज़्यादा है। लंग्स के अंदर चूँकि ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होती है, और डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं, उसकी कंसनट्रेशन कम होगी। टिश्यूज़ के अंदर इसका रिवर्स होगा। टिश्यूज़ में मेटाबॉलिज्म के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑब्वियसली ऑक्सीजन को आउट नंबर करेगी। सो टिश्यूज़ के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा, और लंग्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगी। ठीक है जी। सेकंड जो सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रैवल का ब्लड के अंदर, वो है एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। 23% ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट के साथ बाइंड करती है। ये वंस अगेन डिपेंड करती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन सिर्फ उस वक्त बनेगी जब किसी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हायर इन द ब्लड देन टिश्यूज़, तो उस वक्त कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देगा। ठीक है, लंग्स के अंदर चूँकि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, तो वहाँ तक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो पहुँची होगी पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करने के बाद, वो वहाँ पे अपनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करके ऑक्सीजन को बाइंड करते हुए दोबारा से ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बना देगी। राइट, जो थर्ड सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट का, दैट इज़ थ्रू प्लाज्मा। जिस तरह ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा में 3% होती थी, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट उससे रिलेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा है, जो कि 7% है। ठीक है, 7% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रेवल्ड इन दिस वे। राइट,
रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, बेसिकली जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हम अभी ये बात करते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर जाएगा, एक्चुअली हीमोग्लोबिन जो है दैट विच इज़ द मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमंस, जो कि ऑक्सीजन कैरियर है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर को देखना, उसकी बाइंडिंग और उसकी प्रॉपर्टीज़ जानना जो है उसकी बाइंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑल नॉन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो है ना उनके अंदर एक नॉन प्रोटीन पार्ट हीम होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है। हीम जो है वो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स अ नॉन प्रोटीन पार्ट एंड इज मोस्टली रिलेटेड टू द आयरन आयन Fe+2। जो दो मेजर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं मैमल्स ह्यूमंस के अंदर, दो आर हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हैज़ अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो आपस में एग्रीगेटेड लग रहे हैं, जो कि ऑरेंज, ब्राउन, पर्पल और पिंक कॉइलिंग की फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, हर कॉइल को या हर फोल्ड को हम जो है ना वो एक ग्लोबिन चेन कह देते हैं। तो इसमें नीचे वाले की निचली साइड पे आपको दो अल्फ़ा चेन्स पर्पल और पिंक, और ऊपर वाली साइड पे आपको दो बीटा चेन्स ऑरेंज और ब्राउन जो हैं वो नज़र आ रही हैं। अच्छा, हर जो ग्लोबिन चेन है उसके अंदर आपको एक आयरन कंटेनिंग ग्रुप भी नज़र आ रहा है। आयरन जो है दैट लूजली कंबाइंस विद ऑक्सीजन, और इस फॉर्म में वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंड करने से हीमोग्लोबिन की शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जो कि बाकी ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं रिमेनिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जैसा कि हम जानते हैं कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स फुली सैचुरेटेड एक हीमोग्लोबिन में बाइंड कर सकते हैं। So generally, the first binding, the first molecule which gets binded to oxygen enables the second, third, and fourth oxygen molecules to bind more effectively. यानी जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का जो बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से, वो रिलेटिवली ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली बाइंड होता है। ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी तो ऑब्वियसली ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। और लो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में ये ऑक्सीजन जल्दी से ये मॉलिक्यूल जल्दी से या ये प्रोटीन या पिगमेंट जल्द अज जल्द अपनी ऑक्सीजन रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो और बेसिकली हीमोग्लोबिन के बारे में स्टूडेंट्स आपने एक और चीज़ याद रखनी है, जो कि आगे हम डिफरेंस में एक टेबल के तौर पे आपको पेश बताएंगे भी, कि ऑक्सीजन जो है ना उसकी एफिनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से वो एक ट्रांसपोर्टर बहुत अच्छा है। एफिनिटी का मतलब किसी चीज़ के साथ बाउंड रहना। अब ज़ाहिर है अगर वो इतना स्ट्रॉन्गली बाउंड नहीं रहेगा तो ज़्यादा जल्दी ऑक्सीजन अपनी रिलीज़ कर देगा, एज़ कम्पेयर टू द सेकेंड पिगमेंट विच विल टॉक अबाउट राइट नाउ, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो है ना वो हीमोग्लोबिन के मुकाबले में उसके सिर्फ एक ही चेन है, यानी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है, सिंगल टर्शरी स्ट्रक्चर है, सिंगल ग्लोबिन चेन है, और इस चेन के अंदर जो है ना जो इसका हीम पार्ट है वो एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है। मायोग्लोबिन पाया जाता है स्केलेटल मसल्स में, और इस वजह से जो है ना जो हमारा मीट है, गोश्त है, मस्कुलर टिश्यू है, वो रेड नज़र आता है। ये बेसिकली जो है ना एरोबिक प्रोसेसेस में इट सर्व्स एज एन इंटरमीडिएट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ द मसल सेल्स। एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन इनटेक बहुत ज़्यादा हो रही होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी मकदार में चाह रही होती है, तो हीमोग्लोबिन के अलावा जो ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, ऑक्सीजन को टेम्परेरीली स्टोर कर सकता है, वो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मस्कुलर पिगमेंट है जिसका नाम है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो है ना उसकी एफिनिटी मैंने बताया है ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन। तो ये बेसिकली जो है ना अपनी ऑक्सीजन जो इसने बाइंड की है सिर्फ उसी वक्त रिलीज़ करेगा जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा, यानी 20 मिलीमीटर मरकरी से भी कम, जबकि हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन 60 मिलीमीटर मरकरी पर भी रिलीज़ कर देता है। तो इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टर के बजाय एक ऑक्सीजन की स्टोरेज सेंटर के तौर पर ज़्यादा करता है काम, ज़्यादा फेमस है।
और ये सिर्फ उस वक्त हरकत या फंक्शन में आता है जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो सप्लाईज़ हैं, यानी ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो पूरी हीमोग्लोबिन जो है वो फुली अगर ऑक्सीजन से सैचुरेट हो गया है तो मज़ीद ऑक्सीजन की इनटेक के लिए मायोग्लोबिन कैन आल्सो फंक्शन एज एन ऑक्सीजन स्टोरेज रेजर्वायर। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। टेबल 14.1 में बुक के अंदर 7 डिफरेंसेस ये आपको याद करने हैं। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी मौजूद है कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। हीमोग्लोबिन आप जानते हैं कि इसके अंदर 4 और मायोग्लोबिन के अंदर सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसका मतलब है अगर हर चेन में एक आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप है तो हीमोग्लोबिन के अंदर ऐसे 4 होंगे, जबकि मायोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा सिर्फ एक ही ग्रुप आपको नज़र आएगा। 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में यानी HbO8 या Hb4O2 के फॉर्म में, जबकि सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो एक मायोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकता है। As far as the location is concerned, hemoglobin is only found in the red blood cells, जबकि मायोग्लोबिन मसल्स में होता है। हीमोग्लोबिन इज मोर फेमस फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड मायोग्लोबिन एज स्टोरिंग ऑक्सीजन। अफिनिटी हीमोग्लोबिन की कम है, मायोग्लोबिन की ज़्यादा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और ये अपनी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन सिर्फ 60 मिलीमीटर मरकरी का प्रेशर कम होने पर रिलीज़ करेगी, जबकि मायोग्लोबिन के लिए ये प्रेशर 20 मिलीमीटर मरकरी तक जाना होगा। तो ये 7 डिफरेंसेस हैं, बहुत ही इजी हैं, बहुत ही क्लियरली बुक में मेंशन भी हैं और एग्ज़ाम्स में भी आप लोगों ने इसी तरह से जितने भी डिफ्रेंशिएशन के सवाल हैं वो मैं रिकमेंड करता हूँ कि यू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन इन द सेंटर and clearly mention them in numbers on both left and right side as it is mentioned here in the slide. क्लियरली नंबर्स डालकर आप डिफ्रेंशिएट करें किसी भी दो चीज़ों को जो आपसे पूछी जाएं, रादर देन उन्हें पैराग्राफ की फॉर्म में लिखने के। राइट, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की। लंग्स जो है ना वो आपकी बॉडी में ज़ाहिर है इंटरनली प्रेजेंट हैं, तो बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स या जर्म्स जिन्होंने भी लंग्स के अंदर तक पहुंचना है उन्हें सवेर कुछ मैकेनिज़म्स या कुछ डिफेंस मैकेनिज़म्स को क्रॉस करना पड़ता है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, हमारी नॉस्ट्रल्स के अंदर हेयर्स, हमारी जो म्यूकोसल लाइनिंग है नोज़ एंड फेरिंग्स की, ठीक है, और सीलिया, ठीक है, ये फॉरेन पार्टिकल्स को लंग्स तक पहुंचने से प्रिवेंट करते हैं। लेकिन अगर किसी भी वजह से कोई हार्मफुल या टॉक्सिक एजेंट लंग्स के अंदर चले जाएं या इवन लंग्स से पहले किसी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी चले जाएं तो हमें सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जैसा कि आपके जानते हैं कि इस बुक में जो चैप्टर्स हैं उसमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको अपर एंड लोअर में डिवाइड किया हुआ था, इसलिए उसके जो डिसऑर्डर्स हैं उसको भी हम सेपरेटली पढ़ेंगे। साइनोसाइटिस इज़ वन ऑफ द मेजर डिसऑर्डर्स ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये जो नेज़ल साइनस है उसकी इन्फ्लेमेशन, उनकी सूजन से पैदा होने वाली एक कंडीशन का नाम है। ये एक्यूट यानी इसके जो है ना वो आपको सिम्टम्स फौरी 2 से 8 हफ्तों के अंदर अंदर नज़र आ सकती हैं, या ये जो साइनसिस की इन्फ्लेमेशन है ये आपको बहुत बाद में भी नज़र आ सकती हैं। साइनसिस जो है ना वो बेसिकली आपकी जो स्कल है उसके जो होल्स हैं, ठीक है, बिटवीन द फेशियल बोन्स, आपकी फेशियल बोन्स जो कनेक्टेड हैं उनमें कुछ स्पेसेस हैं, होल्स हैं जो इनको कनेक्ट करके रखती हैं, और ये जो अपर नेज़ल प्रोसेसेस हैं इनको साइनसिस कहते हैं, और इनकी इन्फ्लेमेशन जो है ये साइनसाइटिस कहलाती है। बहुत सारी वजह हो सकती हैं और ये इसकी जो सिम्टम्स हैं या कंडीशंस जो हैं ये प्रीटी कॉमन हैं। कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट में साइनसाइटिस हो जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान में पोल्यूशन जो है वो बाकी कंट्रीज़ की निस्बत कदरे ज़्यादा है, तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, स्मोक, ओवर क्राउडिंग, ये सारी भी साइनसाइटिस की वजहें हैं। किसी वायरल इन्फेक्शन या डेंटल इन्फेक्शन से भी साइनोसाइटिस हो सकता है। सिम्टम्स क्या हैं जी? आपकी आवाज़ भारी हो जाती है, नेज़ल डिस्चार्ज के साथ आपकी पस निकलती है, येलो कलर का डिस्चार्ज निकलता है, आपकी सूंघने की सलाहियत वक्ती तौर पर कम हो जाती है,
और सर के ऊपर वाले हिस्से में दर्द रहता है, और चीक बोन्स वाली हिस्से में को भी दबाने से दर्द होता है। अगर तो ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसा कि मैंने बताया कि किसी इन्फेक्शन से भी हो सकता है, तो उसके लिए तो आप सल्फा ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स भी अवेलेबल हैं। और नाक के बंद होने को आप नेबुलाइज़र या स्टीम की इनहेलेशन से भी खोल सकते हैं, ठीक है। नेबुलाइजेशन जो है ये बहुत अच्छी टेक्निक है। अब तो घरों में भी लोगों ने नेबुलाइजर्स रखे हुए होते हैं, और ये जो है ना इन्फ्लेमेशन, साइनसिस की इन्फ्लेमेशन को ना सिर्फ रिड्यूस करती है, कम करती है, बल्कि इस जो कंडीशन है इसको बहुत जल्दी रिकवर भी करती है। इसके बरक्स जो कंपैरेटिवली ज़्यादा डेंजरस कंडीशन है, दोज आर द प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर्स इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ओके, बिकॉज ये आपकी बॉडी के अंदर हैं। तो इनको ट्रीट करने के लिए ऑब्वियसली आपको ऐसी टेक्निक्स चाहिए जो कि ज़्यादा सेंसिटिव और ज़्यादा क्रिटिकल है। एक बहुत फेमस डिजीज़ जो कि लंग से रिलेटेड है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड है, दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस, पर्टिकुलरली पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ये एक कंटीजियस इन्फेक्शन है, यानी छूत की बीमारी है, यानी चूँकि ये वाटर ड्रॉपलेट से फैलती है, तो ऑब्वियसली एक पेशेंट जिसके माउथ से या नेज़ल डिस्चार्ज से ऐसे ड्रॉपलेट्स रिलीज़ हों एयर में, जो कोई नॉर्मल पर्सन इनहेल करेगा, तो ऑब्वियसली ही इज़ नाउ ससेप्टेबल टू ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है ना ये क्रोनिक इन्फेक्शन है, इस वजह से ये फ़ौरन पता नहीं चलती, बहुत लंबे अरसे तक इसका जो बैक्टीरिया है वो आपके रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस में रहता है, जिसकी वजह से इसकी ट्रीटमेंट काफ़ी प्रोलॉन्ग हो जाती है। इस बीमारी या टीबी में या ट्यूबरकुलोसिस में होता क्या है कि जो एल्वेओलाई हैं, जो आपके अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, वो बर्स्ट हो जाते हैं और उनकी जगह एक इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू ले लेता है। जब लंग के सेल्स ऑब्वियसली बर्स्ट करेंगे तो आपका जो सरफेस एरिया है लंग्स का, ब्रीदिंग का, वो भी रिड्यूस होगा, और ये जो टिश्यू बनेगा जो लंग्स के एल्वेओलाई को रिप्लेस करेगा, दैट विल फॉर्म अ प्रोटेक्टिव कैप्सूल अराउंड इट एंड विच विल सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये जो टाइनी सा कैप्सूल है इसको ट्यूबरकल कहते हैं। वक्त आने पर ये ट्यूबरकल के अंदर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते रहते हैं, और जब ये बर्स्ट करेगा ट्यूबरकल तो ये बहुत सारे नए बैक्टीरिया पैदा करता हुआ लंग्स के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद नए सेकेंडरी ग्रोथ एरियाज़ बनाना शुरू कर देगा, विच इज़ वेरी डेंजरस, वेरी अलार्मिंग, एंड इट रिक्वायर्स सीरियस मेडिकल अटेंशन। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये इस हवाले से बड़ा फेमस है कि ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट नॉन बैक्टीरियल एजेंट्स हैं, और इसका साइज़ जो है ना वो सबसे बड़े वायरस के मुकाबले में लाया जाता है। इसकी अपनी सेल वॉल भी नहीं होती, विच इज़ समथिंग यू मस्ट बी वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट, कि ये सेल वॉल भी माइकोप्लाज्मा नहीं रखता। सिम्टम्स क्या हैं कि यूजुअली इसके सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपको ज़्यादा जो है ना टीबी की तरफ लेकर नहीं जाते, यानी आपको शुरू में इसका पता नहीं चलता, इसी वजह, और ये ऊपर से है भी क्रोनिक, तो इस वजह से इसकी जो ट्रीटमेंट है वो अक्सर मिसली डायग्नोज की जाती है। बुखार आना, रात को पसीने आना, आपका वज़न का कम होना, आपका उदास या चिड़चिड़ा रहना, डिप्रेस्ड रहना, आपका वज़न कम होना, वीक होना, आपकी और खुश्क खांसी आना बलगम के साथ, और आपके सांस या खांसते हुए सीने या चेस्ट एरिया में दर्द होना। This pain is due to the pleurisy, which is the inflammation of the pleura of the lungs, that tiny delicate membrane which covers the lungs. इसके अंदर एक fluid भी होता है जिसको pleural fluid कहते हैं, which also keeps the lungs moist during inhalation and expiration. ट्रीटमेंट जो है ना वो इसकी 9 महीनों तक हो सकती है, और इससे भी ज़्यादा, मिनिमम 9 मंथ का एक ट्रीटमेंट जो है वो डॉट्स कहलाता है, विच इज़ the abbreviation for daily observed treatment short course. This treatment is given to patients under strict supervision to ensure that the medicine's intake completely cures the patient.
लंग्स के जो डिसऑर्डर्स हैं 10th क्लास में भी आपने थोड़ा बहुत इनके बारे में सुना होगा। एम्फाइसीमा और लंग कैंसर जो है ये लंग्स के सबसे कॉमन डिसऑर्डर्स हैं। कैंसर आप लोग जानते हैं कि किस एक ऐसी कंडीशन का नाम है जिसमें कोई भी सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करना शुरू करते हैं, प्रोलिफरेट करना शुरू करते हैं, और ये जो प्रोलिफरेशन है ये नए एरियाज तक अगर फैलती जाए तो नए सेकेंडरी ग्रोथ एरियाज बनाएंगे और वहाँ से मज़ीद पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल सकती है कि ट्यूमर्स इट कैन ब्लॉक वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल प्रोसेसेस। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, और ये जो ट्यूमर्स का एक जगह से दूसरी जगह ग्रो करना है, नए एरियाज डेवलप करना है, नए ट्यूमर्स नए एरियाज में डेवलप करना है, दैट इज़ कॉल्ड मेटास्टेसिस। लंग कैंसर की सबसे जो कॉमन कॉज है दैट इज़ स्मोकिंग। स्मोकिंग में बहुत सारे कार्सिनोजेंस हैं, ऐसे केमिकल्स हैं विच कॉज कैंसर। एस्बेस्टोस, आर्सेनिक, रेडिएशंस सच एज गैमा एक्स-रेज and the compounds in car exhaust fumes are all examples of carcinogens. जो लंग कैंसर की अर्लीस्ट सिम्टम्स हैं वो है थिकनिंग एंड कैलसिंग ऑफ द सेल्स लाइनिंग द ब्रोंकाई। ठीक है, जो जब थिकनिंग होगी तो सीलिया जो है ना वो अपनी ब्रीथिंग नहीं कर सकेगा, डस्ट पार्टिकल्स को, डर्ट को लंग्स तक पहुंचने से नहीं रोक सकेगा, और ट्यूमर जो है ना वो इतना ज़्यादा ग्रो करेगा कि वो ब्रोंकाई को ही ब्लॉक कर देगा, एंड दिस विल अल्टीमेटली ब्लॉक द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द लंग्स। ट्रीटमेंट क्या है कि आप उस ट्यूमर को सर्जिकली रिमूव करें इससे पहले कि वो नए सेकेंडरी एरियाज बना ले। इस ऑपरेशन को न्यूमोनेक्टोमी कहते हैं। ट्रीटमेंट्स में रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी भी शामिल है। स्मोकिंग के इफ़ेक्ट से तो आजकल हर कोई वाकिफ़ है। इसमें 87% ऑफ जो लंग कैंसर है वो सिगरेट स्मोकिंग से कॉज इसका बताया जाता है। बिसाइड्स लंग कैंसर, सिगरेट स्मोकिंग के जो है ना दैट आल्सो कॉजेज कैंसर ऑफ द माउथ, लेरिंग्स एंड इसोफेगस। सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज अदर लंग डिजीजेज, फॉर एग्जांपल क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। सिगरेट स्मोकिंग के अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो एयर पैसेज वेज को इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से सुबह की खांसी या मॉर्निंग कॉफ बहुत प्रोमिनेंटली आप देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। स्मोकर्स की सीलिया चूँकि डिस्ट्रॉय होती है इसलिए वो एयर को फ़िल्टर करने के काबिल नहीं रहते, और स्मोकिंग मेक्स इट ऑब्वियसली हार्ड टू ब्रीथ। बहुत थोड़े अरसे में ये मज़ीद ख़राब होकर एस्थमा और एलर्जीज़ की वजह जो है वो दैट कैन फर्दर एग्रीवेट द दैट कैन फर्दर मेक ब्रीदिंग मोर हार्ड। ठीक है, तो विद इन अ शॉर्ट टाइम इट कैन ऑल्सो वर्सन एस्थमा एंड एलर्जीज है। MCQs बहुत इजी हैं। MCQs जो है ना वो आप इस लेक्चर को देखें, सुने, और मेरा तो आप लोगों को है, मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ इसके आंसर, लेकिन चूँकि आप लोग अभी सीख रहे हैं, चैप्टर को पढ़ें, कोई क्वेश्चंस हों तो हमारे कॉलेज का जो YouTube का पेज है उसको लाइक करें, उसके अंदर आपको ये नज़र आएगा, और आप जो है ना इन क्वेश्चंस को करें। अगर आपको किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम इस क्वेश्चंस को के आंसर्स डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले आप इनको खुद देखें। ठीक है, बहुत इजी हैं, सारों के आंसर बुक के अंदर आपको नज़र भी आ जाएंगे अगर आपको फौरी तौर पर कोई आंसर स्ट्रेट अवे नहीं आ रहा। तो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 1 रेस्पिरेशन। उसके बाद हम कमिंग वीक्स में नए चैप्टर्स को फोकस करेंगे। आई होप ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम है इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो इस पेंडेमिक से हमें महफूज रखे, अपना और अपने अहलो अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फैमिली में कोरोना के हवाले से सिंस आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आप इन चीज़ों को सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको ज़रूर रखना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।
इसके अलावा एंड पे मैंने 2 लिंक्स भी दिए हैं जो कि आपको रेस्पिरेशन के हवाले से बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा। बहुत इजी वर्डिंग्स और बहुत सादी एनिमेशंस को मैंने अपने इस लेक्चर में डाला है, इनको आप ज़रूर देखें यूट्यूब में। और ये बेसिकली एनिमेशंस आपको फर्दर क्लियर करेंगी कि एयर पैसेज वेज और एयर के हवाले से कोई भी वेदर इट्स रिगार्डिंग टू द ट्रांसपोर्ट और वेदर इट्स रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स और डिसऑर्डर। तो ये जो है ना आपकी रेस्पिरेशन के हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेगा। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। फिर क्वेश्चन 17 इज़ रिलेटेड टू द डिफरेंसेस आपने इस तरह लिखनी है कि आपने सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है और एक तरफ अगर फ़र्ज़ करें इंटरनल रेस्पिरेशन है तो राइट साइड पर एक्सटर्नल, और उसको पॉइंट्स की फॉर्म में जो है वो आपको आप मेंशन करें। मिनिमम 3 डिफरेंसेस